Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss an important topic that is swallowing and its events. So let's move to the whiteboard. So dear students, now an important question, that is swallowing. तो पहली बात तो डियर स्टूडेंट्स, इसको स्वेलिंग नहीं बोलना आपने और ना इसको स्वेलिंग लिखना है. स्वेलिंग दैट इज इन्फ्लेमेशन, दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. किसी चीज का सूज जाना वो स्वेलिंग है. दैट इज स्वेलोइंग. स्वेलो से है, निगलने से. तो ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट की. सो उसमें हमने बात की, पहले हमने फूड को सिलेक्ट किया, फिर उसको ग्राइंड किया, मेस्टिकेट किया, लुब्रिकेशन हुई, डाइजेशन हुई. नाउ इट हैज़ टू बी moved or pushed back, or it has to be swallowed. So that process is called as swallowing. So how does it occur and what are the events during swallowing? So we are going to discuss today in this lecture. So dear students, as a result of mastication, इससे पहले मेस्टिकेशन हो रही है, साथ ही साथ लुब्रिकेशन हो रही है, साथ ही साथ में डाइजेशन भी हो रही है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ मेस्टिकेशन, द सॉफ्टेंड एंड partially digested क्यों कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो इससे पहले सलावा के अंदर मौजूद टाइलिन या जो सलाइवरी एमाइलेज था, उसने स्टार्च को, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, दैट्स अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च को कन्वर्ट किया था किसमें? माल्टोज के अंदर. अभी इसकी डाइजेशन मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू कॉट कन्वर्टेड इनटू और डाइजेस्टेड दैट वेरी माल्टोज इनटू ग्लूकोज. तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. इसलिए इसे हम पार्शियल डाइजेशन, यानी कि मुकम्मल नहीं है, ना मुकम्मल है, हाफ है. So that is why it is called as the partially digested food. The softened, soft हो चुका है with the help of water and mucus. Partially digested, the slimy food mass is rolled into small oval lump called bolus. So dear students, that is important regarding short questions. इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, डिफाइन बोलस. सो व्हाट इज बोलस? एज अ रिजल्ट ऑफ मेस्टिकेशन, द सॉफ्टेंड, मतलब नरम हुआ हुआ, द पार्शियली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड mass which is rolled up into small oval lump. Oval, remember this thing, oval lump, clear? That is called as the bolus, which is pushed into the back of mouth by the action of tongue and the muscles of pharynx, ensuring that the bolus, the round mass of food, जिसको हम कह सकते हैं ओवल लंप भी कह सकते हैं, ठीक है, of ensuring that the bolus must not enter the windpipe, that is trachea, and should move to the
food pipe, that is esophagus. क्लियर? तो वो जो बोलस बना है, जो ओवल लंप बना है छोटा सा, उसे हमने बोलस कहा. इट शुड हैव टू बी पुश्ड इनटू द बैक ऑफ द माउथ. इसे हमारे जो मुंह के पीछे वाली साइड पे धकेला जाता है. किसकी मदद से? दो चीजों की मदद से. नंबर वन विद द हेल्प ऑफ टंग, एंड नंबर टू विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ फेरिंग्स. ये हमारा जो मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ट्यूब है, फेरिंग्स. किसके लिए? फॉर व्हाट पर्पस? इंश्योरिंग that the bolus must not enter the windpipe. इस तरह से इनको इनकी मूवमेंट की जाती है, इस तरह से इसको पुश बैक किया जाता है कि वो हमारी खुराक की नाली में चला जाए, बट हमारी हवा की नाली यानी विंड पाइप के अंदर, इन मीन्स कि ट्रैकिया के अंदर वो खुराक, इन जो बोलस है, वो स्मॉल लंप जो है वो ऐड यानी कि उसके अंदर मूव ना कर सके. अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. उसको हम चोकिंग कहते हैं. इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम कोई भी चीज़ निगल रहे होते हैं तो उस वक्त सांस नहीं लेना, और नंबर टू उस वक्त उस निगलने के दौरान बोलना नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो हवा अंदर जाने की कोशिश करेगी, और जो थोड़े बहुत जो स्मॉल पीसेस हैं उस लंप के, वो हमारी हवा की नाली मीन्स के ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर जा सकते हैं, which may choke our respiratory system, and eventually it leads to death even within minutes. So that is why it is said that during swallowing, या निगलते हुए हमें सांस नहीं लेना उस वक्त, जब स्पेशली हम निगल रहे होते हैं, like when we swallow like this, तो उस वक्त हम बिल्कुल सांस नहीं. अगर इस दौरान अगर आपने कोशिश की सांस लेने की या बोलने की, तो it may choke your respiratory system. Now, the events of, I'm going to discuss the events during swallowing are, स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूरा एक सवाल और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. स्वेलोइंग, जस्ट स्वेलोइंग जो है, तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमने देखना है, और शॉर्ट के हवाले से भी, एमसीक्यूज के हवाले से भी साथ साथ डिस्कस करता चलता हूँ. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द इवेंट्स कि स्वेलोइंग की किस तरह से होगी, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन कौन सा इवेंट शामिल होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट, बाय द upward, ऊपर की तरफ, एंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ, मूवमेंट ऑफ टंग. तो सबसे अहम रोल इसमें टंग का है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम इसको स्वेलोइंग को 3 फेजेस में भी डिस्कस कर सकते हैं. अगर मैं इसके फेजेस की बात करूं, 3 फेजेस याद रखिएगा. पहला ओरल, दूसरा फेरेंशियल, और तीसरा फेज वो एसोफेजियल. तो इस इन टर्म्स में हम इसको दे सकते हैं. तो ये जो इवेंट्स हम मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये ओरल कैविटी के अंदर जो हो रहे हैं. सो ओरल स्वेलोइंग इन द ओरल कैविटी, or buccal cavity or mouth cavity. So by the upward and backward movements of tongue, the bolus is pushed into the back of mouth cavity or oral cavity, and the tongue forces the back of soft palate. तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैक है, जो टर्मिनल पोर्शन है सॉफ्ट पैलेट का, उसको मैंने क्या नाम बताया था आपको याद होगा.
दैट इज यूवुला। ठीक है, इसको याद रखना आपने। इज pushed upward. Clear? Now what happens? By the backward movement of tongue, number one, the uvula or soft palate closes the opening at the back of nose. आपको बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारा नोज, ये हमारा नेजल कैविटी चैप्टर नंबर 13 में भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और सामने की वाली साइड पे दो ओपनिंग्स, इसी तरह से बैक साइड पीछे की वाली साइड पे भी, नाक के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे 3 ओपनिंग्स होती हैं। तो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और पीछे वाले इंटरनल नोस्ट्रल्स। तो ये इंटरनल नोस्ट्रल्स की बात हो रही है, विच आर क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ यूवुला। यूवुला जैसे ही टंग ऐसे पीछे की तरफ पुश करेगी तो जिसको हम कव्वा कहते हैं वो पीछे को मूव करेगा और हमारे नाक की पीछे वाली साइड से उस हवा की नाली को बंद कर देगा। इट क्लोजेस द ओपनिंग एट द बैक ऑफ द नोज। एट द सेम टाइम, उसी दौरान, एट द सेम टाइम द टंग pushes the epiglottis. तो डियर स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस के वाले से हाउ नो होगी आपको आगे चलकर चैप्टर नंबर 13 में भी डिटेल से डिस्कस करूंगा, अभी भी डिस्कस करूंगा। सो व्हाट इज एपिग्लोटिस? इट इज अ कार्टिलेजिनस flap present over or at the top of glottis, which is called as the opening of windpipe. Glottis is called as the opening of windpipe, क्योंकि हमारे जो ट्रेकिया, इसके ऊपर की जो ओपनिंग होती है लेरिंक्स से भी थोड़ा सा ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मीन्स अबव, ग्लॉटिस मीन्स ये जो ओपनिंग है विंड पाइप की, हवा की नली की, उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। तो टंग की एक मूवमेंट क्या कर रही है, उस जब वो बैकवर्ड पुश करती है, एक तो यूवुला को, ये सॉफ्ट पैलेट को पीछे की तरफ पुश करेगी और हमारे जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। एट द सेम टाइम वो क्या करेगी, उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो एपिग्लॉटिस है वो उसको पुश किया जाएगा इस तरह से। The epiglottis is pushed into some more or less horizontal position. वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आमतौर पर वो इस तरह से पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ऑब्लिक होता है, तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? बाय द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग। यहाँ पर थोड़ा सा शो करने की कोशिश करूंगा इसको।
So this is the nasal cavity, and this is tongue, और इसके दरबार में ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, दिस वन, ये छोटी सी स्पेस, दैट इज द ओरल कैविटी, एंड ओवर हियर ये जो आपको इस तरह से नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज एपिग्लॉटिस, और ये सारा जो है दिस इज फेरेंक्स, और ये जो सी ओपनिंग है, ये छोटी सी ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, दिस वन इज ग्लॉटिस, और उसके नीचे ये विंड पाइप, और ये है मौजूद एसोफेगस, द फूड पाइप। क्लियर? तो एक तो इसकी बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो यूवुला है, वो इसकी जो ये पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग है, इसको ये क्लोज कर देगा, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन, और दूसरे नंबर पर जो ये एपिग्लॉटिस है, इट बिकम्स मोर और लेस हॉरिजॉन्टल, इस तरह से, ये इस तरह से मौजूद है, ओब्लिक है, ये इस तरह से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा, इसके नीचे क्या मौजूद है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या, इट इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, तो उसको कवर कर दिया जाएगा, ताकि जो खुराक है जो आपने खाया है, जो बोलस है, इट स्लिप्स अवे इनटू द एसोफेगस, वो फूड पाइप में चला जाए। क्लियर? नाउ द थर्ड स्टेप, the larynx moves upward, इसे larynx upward मूव करेगा। अब जरा नोट कीजिएगा, बल्कि मेरे साथ परफॉर्म कीजिएगा, जब भी हम स्वेलो करेंगे तो मेल्स के अंदर तो ये हमारी जो ये कार्टिलेज है, जो लैरिंजियल कार्टिलेज, ये काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। आप इसके ऊपर हाथ रखें, ये इसके ऊपर, तो जब मैं स्वेलो करूंगा, देखेंगे मैं उसको सलाइवा को स्वेलो करूंगा या किसी भी चीज़ को स्वेलो करूंगा, तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग ये ऊपर को एक छोटे से लम्हे के लिए, फॉर अ वाइल, ये ऊपर को मूव करेगी। यू कैन एक्सपीरियंस लाइक दिस, ये यहाँ पर आप हाथ रखेंगे तो थोड़ा से लम्हे के लिए ये ऊपर को मूव करता है। सो दैट इज अवर लैरिंक्स, ये हमारे लैरेंशियल प्रोमिनेंस होती है, मेल्स के अंदर ये ज़्यादा विजिबल होती है, इसे ट्रायंगुलर शेप, इसको एडम्स एप्पल भी हम कहते हैं। सो द लैरिंक्स मूव्स अपवर्ड, जब लैरिंक्स ऊपर को मूव करेगा तो ये जो ग्लॉटिस है, इट इज पार्शली क्लोज्ड। क्लियर? नंबर 4, द ग्लॉटिस इज पार्शली closed by a ring of muscles. Dear students, इंशाल्लाह आप मेडिकल कॉलेज में लर्न करेंगे इसकी डिटेल्स, या एंटी टेस्ट की क्लासेस के अंदर भी अगर आपको पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर जो लैरिंक्स के ऊपर जो ग्लॉटिस है उसके, या लैरिंक्स जो हमारा होता है, दैट इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स, उसके ऊपर रिंग ऑफ मसल्स होता है। यहाँ पे मसल्स हैं, रिंग ऑफ मसल्स, याद रखिएगा, ये आगे चल कर भी काम आएगा हमारे। रिंग ऑफ मसल्स, इट इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर, दैट इज स्फिंक्टर, मसल्स का रिंग होता है, वो स्फिंक्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, किसी भी ओपनिंग के ऊपर या उसके नीचे मौजूद होता है। आगे चलकर इसोफेगस में भी मैं डिस्कस करूंगा इसको। तो जो रिंग ऑफ मसल्स है ग्लॉटिस के गिर्द, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है? सो इससे क्या होगा, partial closing of the glottis. So the partially closed glottis ensures that the bolus slips away into esophagus and must not enter into glottis, इसीलिए तो हम इसको एपिग्लॉटिस कह रहे हैं। तो फ्लैप है, ढक्कन है, ऐसे ऊपर, लाइक दिस वन इज द ओपनिंग, ये ग्लॉटिस, इसके ऊपर ये कार्टिलेजिनस फ्लैप, तो ये जैसे ही उसको टच किया तो ये ऐसे विद द हेल्प ऑफ टंग ये ऐसे नीचे आ गई,
और डियर स्टूडेंट्स जैसे ही फूड ऊपर आएगा, स्लिप होगा, वो थोड़ा सा इसके ऊपर अपना वजन भी डालेगा, लेरिक्स भी ऊपर मूव करेगा, ताकि जो उनका ग्लॉटिस है इट बिकम्स क्लोज्ड। तो उससे क्या होगा, जो एपिग्लॉटिस से जो फूड है वो बोलस वो स्लिप कर कर और उसके पीछे चला जाएगा। पीछे क्या मौजूद है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। क्लियर। और यहां पर एक और चीज आपने याद रखनी है, initially swallowing is voluntary, but as soon as bolus is pushed into the back of mouth, it becomes involuntary। तो इनिशियली वॉलंट्री है, मतलब हम अपनी मर्जी से स्वालो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे हलक के पीछे पहुंचता है तो उसके बाद ये इनवॉलंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। नाउ द डाइजेशन इज टोटल इनवॉलंट्री until the last point, that is anus। So dear students, hopefully swallowing आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिस्टालसिस को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।